साल 1937 चीन के हार्बिन शहर के पास एक विशाल और रहस्यमयी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। बाहर से देखने पर यह किसी साधारण वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जैसी लगती थी, लेकिन इसके कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपा था इंसानियत का सबसे डरावना सच। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस कितना ब्रूटल हो सकता है? जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, तब जापान की एक सीक्रेट यूनिट, जिसे यूनिट 731 कहा जाता था, वहां इंसानियत शब्द का नामो निशान मिटा दिया गया था। वहां मौजूद डॉक्टर और वैज्ञानिक इंसानों को मरीज नहीं, बल्कि लकड़ी का लट्ठा कहते थे, वुडन लॉग कहते थे। वहां जिंदा लोगों के शरीर को बिना बेहोश किए चीरा जाता था। उनके शरीर में खतरनाक वायरस डाले जाते थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि एक इंसान तड़प तड़प कर मरने में कितना वक्त लेता है। इसे इतिहास की द लेबोरेटरी ऑफ हेल कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद इन शैतानों को सजा क्यों नहीं मिली? क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने इस खौफनाक राज को दशकों तक दबाए रखा? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कदम रखने जा रहे हैं यूनिट 731 की उस मौत की फैक्ट्री में। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे इतिहास का सबसे क्रूर वैज्ञानिक माना जा सकता है, शिरो इशी। शिरो इशी जापान की सेना में एक डॉक्टर था, लेकिन उसकी सोच किसी जीवन बचाने वाले मसीहा जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह मानता था कि भविष्य के युद्ध गोलियों से नहीं, बल्कि बीमारियों से जीते जाएंगे। साल 1930 के दशक में जब जापान अपनी सीमाओं को फैलाने के लिए तड़प रहा था, तब इशी ने जापानी सरकार के सामने एक ऐसा खौफनाक प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिल बैठ जाए। उसने मांग की एक ऐसी लैब की जहां वो बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों पर रिसर्च कर सके। लेकिन ऐसी रिसर्च के लिए उसे ह्यूमन सब्जेक्ट्स की जरूरत थी, यानी जिंदा इंसान। जापान के अंदर ऐसा करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उन्होंने चुना चीन के कब्जे वाले हिस्से मैनचूरिया को। साल 1935 से 1937 के बीच चीन के हार्बिन शहर से कुछ दूर पिंगफांग नाम की जगह पर एक विशाल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया। इसमें 150 से ज्यादा इमारतें थीं, जिनमें जेलें, लैब और लाशों को जलाने के लिए बड़ी-बड़ी भट्टियां बनाई गई थीं। बाहर से इसे एक साधारण लकड़ी के कारखाने या पानी साफ करने वाले प्लांट का नाम दिया गया, ताकि दुनिया की नजरों से इस काली हकीकत को छिपाया जा सके। इस जगह को नाम दिया गया यूनिट 731। यहाँ काम करने वाले जापानी सैनिकों और डॉक्टरों को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वे लैब के अंदर आने वाले कैदियों को इंसान न समझें। उन बदनसीब कैदियों को, जिनमें चीनी नागरिक, रूसी सैनिक और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी शामिल थे, एक कोड नेम दिया गया, मारुता। जापानी भाषा में मारुता का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल मूव था। अगर आप किसी को इंसान कहेंगे तो उसे मारते वक्त आपके हाथ कांपेंगे, लेकिन अगर आप उसे लकड़ी का लट्ठा समझेंगे तो आप उसे काट सकते हैं, जला सकते हैं या उसे बिना किसी पछतावे के खत्म कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का माहौल किसी हॉरर फिल्म जैसा था। हर तरफ कंक्रीट की ऊंची दीवारें और बिजली के तार लगे थे। दिन रात वहां अजीब सी गंध फैली रहती थी और लैब के अंदर से ऐसी चीखें आती थीं जो बाहर की हवा में गुम हो जाती थीं। शिरो इशी खुद वहां एक भगवान की तरह रहता था। वह एक कट्टर देशभक्त था, लेकिन उसकी देशभक्ति का रास्ता मासूमों के खून से होकर गुजरता था। उसने वहां दुनिया के बेहतरीन जापानी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्हें मोटी सैलरी और अच्छी सुविधाओं का लालच दिया गया, और बदले में उन्होंने अपनी नैतिकता और इंसानियत को उस गेट के बाहर छोड़ दिया। शुरुआती दौर में वहां वैक्सीन बनाने के नाम पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह रिसर्च मौत के खेल में बदल गई। वैज्ञानिकों ने वहां अलग-अलग बीमारियों के बैक्टीरिया जैसे प्लेग, एंथ्रेक्स और कॉलेरा को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मकसद यह देखना था कि अगर इन बीमारियों को किसी शहर पर बम के जरिए गिराया जाए तो कितनी जल्दी आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन लैब के बंद कमरों में जो हो रहा था वह इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था।
वहां इंसानों के अंगों को काटा जा रहा था, उनके खून को बदला जा रहा था, और यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। यूनिट 731 की नींव सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि उन हजारों बेगुनाह लोगों के डर और दर्द से भरी गई थी, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। पिंगफांग का वह विशाल ढांचा खामोशी से खड़ा था, यह जानते हुए कि आने वाले सालों में वह दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना बनने वाला है। यूनिट 731 की दीवारों के पीछे जो प्रयोग हो रहे थे, वे किसी साधारण साइंस लैब की कल्पना से कोसों दूर थे। शिरो इशी और उसके वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी नैतिकता को पूरी तरह से मार दिया था। वहां होने वाला सबसे डरावना प्रयोग था विविसेक्शन। इसका मतलब है जिंदा इंसान के शरीर की चीर-फाड़ करना। लेकिन क्रूरता की हद यह थी कि ये डॉक्टर कैदियों के शरीर को बिना एनेस्थीसिया या बिना बेहोश किए काटते थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर मरीज को बेहोश किया गया तो उसके शरीर के अंगों की असली प्रतिक्रिया बदल सकती है और उनके डेटा में गड़बड़ी आ सकती है। इसीलिए हजारों कैदियों को मेज से बांध दिया जाता था और डॉक्टर उनके पेट या छाती को जिंदा ही काट देते थे। वे जिंदा इंसान के शरीर से दिल, फेफड़े या लिवर बाहर निकाल लेते थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि मरने से पहले वो अंग कितनी देर तक काम करता है। चीखते हुए इंसानों की आवाजें उन कंक्रीट की दीवारों में दबकर रह जाती थीं। एक और भयानक प्रयोग में इंसानों के हाथ या पैरों को काट दिया जाता था और फिर उन्हें शरीर के दूसरी तरफ उल्टा जोड़ दिया जाता था। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि क्या शरीर इन अंगों को दोबारा स्वीकार करेगा। कभी-कभी कैदियों के हाथ या पैरों को कड़ाके की ठंड में बाहर ले जाकर बर्फ के पानी में डुबोया जाता था, जब तक कि उनमें फ्रॉस्ट बाइट न हो जाए। जब हाथ पत्थर की तरह जम जाते थे तो डॉक्टर उन पर गर्म पानी डालकर या आग के पास ले जाकर देखते थे कि मांस हड्डियों से कैसे अलग होता है। यूनिट 731 का एक बड़ा मकसद बायोलॉजिकल वेपन यानी बीमारियों को हथियार बनाना था। इसके लिए वे कैदियों के शरीर में जबरदस्ती प्लेग, एंथ्रेक्स और टाइफाइड के कीटाणु इंजेक्ट करते थे। जब कैदी बीमार पड़ जाता और उसका शरीर सड़ने लगता तो डॉक्टर उसकी मौत का इंतजार नहीं करते थे। वे बीमारी के असर को अंदर से देखने के लिए उस बीमार इंसान को जिंदा ही काट देते थे। वेपन टेस्टिंग के लिए भी कैदियों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें एक मैदान में खंभों से बांध दिया जाता था और उन पर अलग-अलग दूरी से ग्रेनेड्स और फ्लेम थ्रोवर्स, आग फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। वैज्ञानिक पास खड़े होकर स्टॉप वॉच और नोटबुक लेकर नोट करते थे कि किस हथियार से इंसान के शरीर पर कितना गहरा घाव होता है या कितनी देर में उसकी मौत होती है। कुछ कैदियों को सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डालकर तब तक घुमाया जाता था जब तक कि दबाव की वजह से उनकी मौत न हो जाए। वहां महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कई महिलाओं को जबरदस्ती ऐसी बीमारियों से संक्रमित किया गया जो शारीरिक संबंध बनाने से फैलती हैं, ताकि उनके बच्चों पर होने वाले असर का अध्ययन किया जा सके। शिरो इशी का जुनून इस हद तक बढ़ गया था कि उसने प्लेग से भरी हुई मक्खियों और कीड़ों को पैदा करने के लिए लैब में बड़ी-बड़ी ब्रीडिंग फैसिलिटी बनाई। इन मक्खियों को खास तौर पर बनाए गए सिरेमिक बॉम्ब्स में भरकर चीन के रिहायशी इलाकों पर गिराया गया, जिससे वहां ऐसी महामारी फैली जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली। यूनिट 731 में काम करने वाले लोग खुद को वैज्ञानिक कहते थे, लेकिन उनके तरीके किसी कसाई से भी बदतर थे। वहां हर दिन सैकड़ों लाशें निकलती थीं, जिन्हें चुपचाप बड़ी भट्टियों में जला दिया जाता था। वहां से निकलने वाला धुआं पिंगफांग के आसमान में हमेशा छाया रहता था, जो इस बात का गवाह था कि वहां एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का कत्ल किया जा रहा है। ये प्रयोग किसी रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि केवल विनाश और क्रूरता की प्यास बुझाने के लिए किए जा रहे थे। अगस्त 1945 का समय था। जापान दूसरे विश्व युद्ध में हार मान चुका था। जब सोवियत सेना मंचूरिया की तरफ बढ़ रही थी, तब शिरो इशी और उसके अधिकारियों को समझ आ गया कि अगर वे पकड़े गए
तो उन्हें युद्ध अपराधी के रूप में फांसी दे दी जाएगी। ईशी ने तुरंत आदेश दिया कि यूनिट 731 के वजूद को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उस रात पिंगफांग के कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। बचे हुए कैदियों को जहर देकर या गोली मारकर मार दिया गया। लैब की इमारतों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। ईशी ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वे अपनी रिसर्च के डेटा और सैंपल्स को चुपचाप जापान ले जाएं और इस जगह के बारे में कभी किसी को कुछ न बताएं। उसने यहां तक कहा कि अगर कोई राज खोलेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन सबूत पूरी तरह मिटाना नामुमकिन था। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी सेना जापान पहुंची। जनरल डगलस मैकार्थर और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने शिरो इशी को ढूंढ निकाला, लेकिन यहां इतिहास ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लिया। अमेरिका को उन इंसानी प्रयोगों के डेटा में बहुत दिलचस्पी थी। वे जानना चाहते थे कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है, क्योंकि अमेरिका खुद कोल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। एक सीक्रेट डील हुई। अमेरिका ने शिरो इशी और उसके साथियों को एक प्रस्ताव दिया, हमें अपनी रिसर्च का सारा डेटा, वो सारी तस्वीरें और वो सारे रिपोर्ट्स दे दो जो तुमने कैदियों को मारकर बनाई हैं, और बदले में हम तुम्हें सजा से पूरी तरह बचा लेंगे। यह इतिहास का सबसे शर्मनाक समझौता था। जिस इंसान ने हजारों बेगुनाहों को नरक जैसी तड़प दी थी, उसे और उसके वैज्ञानिकों को इम्यूनिटी यानी अभयदान दे दिया गया। टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जहां जापानी युद्ध अपराधियों को सजा सुनाई जा रही थी, वहां यूनिट 731 का नाम तक नहीं लिया गया। अमेरिका ने दुनिया से यह सच छुपाया कि उन्होंने उन मौत के सौदागरों को पनाह दी है। शिरो इशी कभी जेल नहीं गया। वह 1959 में अपनी मौत तक चैन की जिंदगी जीता रहा। उसके कई साथी वैज्ञानिक बाद में जापान की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के मालिक बने, मेडिकल स्कूलों के डीन बने और यहां तक कि जापान की पब्लिक हेल्थ समितियों के हेड बन गए। जिन हाथों ने जिंदा इंसानों को चीरा था, वही हाथ अब सम्मान पा रहे थे। दशकों तक जापान की सरकार ने यूनिट 731 के अस्तित्व को मानने से इनकार किया, लेकिन 1980 के दशक में कुछ पूर्व सैनिकों ने अपनी खामोशी तोड़ी और दुनिया के सामने वो भयावह सच आया। आज पिंगफांग में उस जगह का कुछ हिस्सा एक म्यूजियम के रूप में मौजूद है, जो हमें याद दिलाता है कि जब विज्ञान बिना नैतिकता के काम करता है तो वह सबसे भयानक राक्षस बन जाता है। यूनिट 731 की विरासत आज भी हमारे बीच है, लेकिन एक बहुत ही अजीब तरीके से। कहा जाता है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन में फ्रॉस्टबाइट और शरीर के अंगों के काम करने के कुछ डेटा वही हैं जो उन बेगुनाह कैदियों की जान लेकर हासिल किए गए थे। यह एक कड़वा सच है कि जिस ज्ञान का इस्तेमाल आज जान बचाने के लिए होता है, उसका एक हिस्सा किसी की दर्दनाक मौत से निकला है। क्या उस डेटा का इस्तेमाल करना सही है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंधला है।